अरे यार, बहुत थक गया। अब बिल्कुल ऊर्जा नहीं बची। हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में कार्य, ऊर्जा, शक्ति ये शब्द कितनी आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं ना। पर क्या हमने कभी सोचा है कि विज्ञान की दुनिया में, फिजिक्स की नज़र में इनका असली मतलब क्या है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, जरा एक सिचुएशन सोचिए। एक तरफ एक इंसान है जो एक बहुत बड़े भारी भरकम ट्रक को घंटों तक धक्का दे रहा है, पसीने से लथपथ है, पूरी जान लगा दी है। और दूसरी तरफ कोई और है जो बस एक छोटी सी टेबल को बड़े आराम से जमीन पर खिसका देता है। अब सवाल यह है कि ज्यादा कार्य किस में हुआ? आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि फिजिक्स के हिसाब से इसका जवाब वो बिल्कुल नहीं है जो हम और आप सोच रहे हैं। तो फिर सवाल यही उठता है कि एक खड़े ट्रक को हिलाने में इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत के बावजूद इसे साइंटिफिकली जीरो वर्क यानी शून्य कार्य क्यों माना जाता है? बस इसी एक सवाल का जवाब कार्य, ऊर्जा और शक्ति के सारे राज खोल देगा। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं और सबसे पहले कड़ी मेहनत वाले इस मिथक को ही तोड़ते हैं। देखिए, साइंस में वर्क या कार्य की एक बहुत ही सीधी और सटीक परिभाषा है। कार्य तभी माना जाता है जब कोई बल, मतलब कोई फोर्स, किसी चीज को उसकी जगह से हिला दे, जिसे हम विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो दो शर्तें हैं जो पूरी होनी ही चाहिए। पहली, एक फोर्स लगना चाहिए, और दूसरी, उस फोर्स की वजह से चीज अपनी जगह से हिलनी चाहिए, वो भी उसी दिशा में जिस दिशा में फोर्स लग रहा है। और इसे नापने का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला भी है। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, यानी W = F/S। अब वापस उस ट्रक वाले उदाहरण पर आते हैं। अगर वो ट्रक अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला तो मतलब विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट शून्य हुआ, राइट? और अगर डिस्प्लेसमेंट शून्य है तो फॉर्मूले के हिसाब से किया गया कार्य भी शून्य ही होगा, भले ही कितनी भी ताकत क्यों ना लगा दी गई हो। है ना कमाल की बात? अच्छा, तो इस कार्य को हम नापते किस में हैं? इसकी यूनिट को जूल कहते हैं। अब ये 1 जूल कितना होता है? मान लीजिए 1 न्यूटन का बल किसी चीज को 1 मीटर तक खिसका देता है, तो बस इसी को 1 जूल कार्य कहते हैं। तो ठीक है, अब जब हमें कार्य का साइंटिफिक मतलब समझ आ गया है, तो चलिए अब देखते हैं कि इसका ऊर्जा यानी एनर्जी से क्या लेना देना है। ऊर्जा, एनर्जी, बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो ये बस कार्य करने की क्षमता है, द एबिलिटी टू डू वर्क। अगर शरीर में ऊर्जा ही नहीं होगी तो वो टेबल खिसकाने वाला कार्य भी नहीं किया जा सकता। सिंपल। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कार्य कोई एक्शन है तो ऊर्जा उस एक्शन को करने की ताकत है। एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। वैसे तो ऊर्जा के कई अलग अलग रूप होते हैं, पर चलिए अभी हम 2 सबसे मेन टाइप्स पर फोकस करते हैं जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं। ये है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, यानी काइनेटिक एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो किसी भी चलती हुई चीज में होती है, उसकी गति या मोशन की वजह से। जैसे एक तेजी से चलती हुई कार, एक दौड़ता हुआ इंसान या हवा में उड़ता हुआ कोई पक्षी, इन सब में काइनेटिक एनर्जी है। और हां, इसे हम नाप भी सकते हैं। इसका फॉर्मूला है KE = ½ mv²। यहां m का मतलब है वस्तु का वजन यानी मास, और v का मतलब है उसकी रफ्तार यानी वेलोसिटी। तो मतलब सीधा सा है, कोई चीज जितनी भारी होगी और जितने तेजी से चलेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, स्थितिज ऊर्जा, या जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। ये वो एनर्जी है जो किसी चीज में उसकी पोजीशन या उसकी हालत की वजह से जमा हो जाती है। सबसे बढ़िया उदाहरण है एक रबर बैंड। सोचिए, जब हम रबर बैंड को खींचते हैं तो हम उसमें एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। यही पोटेंशियल एनर्जी है। और जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं, वो स्टोर्ड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है और रबर बैंड तेजी से वापस जाता है। पोटेंशियल एनर्जी का एक बहुत कॉमन रूप है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो किसी भी चीज में तब जमा होती है जब हम उसे ग्रेविटी के खिलाफ, मतलब ऊपर की ओर उठाते हैं। इसका फॉर्मूला है PE = mgh। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाकर एक स्कूल बैग को 1.5 मीटर ऊपर उठाया गया, तो उस बैग में अब 7.5 जूल पोटेंशियल एनर्जी जमा हो गई है। अच्छा, अब हम आते हैं फिजिक्स के एक ऐसे नियम पर जो सबसे जरूरी, सबसे फंडामेंटल नियमों में से एक है। ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये नियम कहता है ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है
और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये पूरे ब्रह्मांड का एक अटल सच है। चलिए इसको एक गिरती हुई गेंद के उदाहरण से समझते हैं। बहुत आसान हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि एक गेंद अपने सबसे ऊंचे पॉइंट पर है, बस एक पल के लिए हवा में रुकी हुई है। ठीक उस पल उसकी सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जमा है, पूरी 100% पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही गेंद नीचे गिरना शुरू करती है, क्या होता है? उसकी ऊंचाई कम होने लगती है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होने लगती है। लेकिन ये एनर्जी कहीं गायब नहीं हो रही है, ये बस अपना रूप बदल रही है। ये काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो रही है, क्योंकि गेंद की रफ्तार बढ़ रही है। जब गेंद ठीक आधे रास्ते में होती है तो एनर्जी 50-50 होती है। 50% पोटेंशियल, 50% काइनेटिक। और फिर जमीन से टकराने से ठीक एक पल पहले, जब गेंद अपनी मैक्सिमम स्पीड पर होती है, तब तक उसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल चुकी होती है। तो इस पूरे सफर में सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि हर पॉइंट पर, चाहे वो सबसे ऊपर हो, बीच में हो या एकदम नीचे, गेंद की जो कुल ऊर्जा है, द टोटल एनर्जी, वो बिल्कुल एक जैसी रहती है। वो कभी कम या ज्यादा नहीं होती। वो सिर्फ अपना रूप बदलती है, पोटेंशियल से काइनेटिक में। चलिए, तो अब हम अपने तीसरे और आखिरी कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, शक्ति, यानी कि पावर। शक्ति या पावर क्या है? ये वो रफ्तार है जिस पर कोई काम किया जाता है या एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसकी यूनिट होती है वॉट। इसे आसान भाषा में समझें तो पावर ये बताती है कि कोई काम कितनी तेजी से हो रहा है। एक ज्यादा पावरफुल मशीन का मतलब ही यही है कि वो उसी काम को कम समय में कर सकती है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 36 लाख। क्या लगता है ये क्या हो सकता है? कोई अंदाजा? इसका सीधा ताल्लुक हमारे घर में आने वाली बिजली के बिल से है। ये जो 36 लाख हैं, ये असल में 1 किलोवाट घंटा यानी किलोवाट आवर में जूल की संख्या है। किलोवाट घंटा, यही वो यूनिट है जिसके हिसाब से बिजली कंपनियां हमें बिल भेजती हैं। तो अगली बार जब बिजली का बिल देखें तो याद रखिएगा कि वो असल में इस बात का बिल है कि हमने कितनी ऊर्जा, कितनी एनर्जी खर्च की है। तो अंत में एक सवाल। अब हम ये जानते हैं कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। तो सवाल यह है कि जिस बिजली, जिस पावर का हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, उसे बनाने के लिए ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की असली कीमत क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।